नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए समाचार की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक स्वागत। पीएम ने अपनी समकक्ष को उपहार में दी भव्य राम मंदिर की प्रतिकृति। सरयू और महाकुंभ का जल भी किया भेंट। भारतवंशियों की छठी पीढ़ी को ओसीआई कार्ड देने की घोषणा। प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाएगा त्रिनिदाद टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने पीएम मोदी को बताया सर्वाधिक सम्मानित नेता। आज दोनों देशों के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। अमेरिकी संसद से पारित हुआ बहुचर्चित विधेयक वन बिग ब्यूटीफुल बिल। अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर आज राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद कानून बन जाएगा विधेयक। हर हर महादेव के जयकारे के साथ श्री अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन। तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षा और सुविधा के सभी जरूरी इंतजाम। और कप्तान शुभमन गिल के दोहरे शतक से बर्मिंघम टेस्ट पर भारत की पकड़ मजबूत। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने बनाए 3 विकेट पर 77 रन। और आइए अब इन सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर हैं। 5 देशों की यात्रा का ये उनका दूसरा चरण है। यहाँ की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। इस भोज में सोहारी पत्ते पर भोजन परोसा गया, जिसका त्रिनिदाद और टोबैगो के लोगों, खासकर भारतीय मूल के लोगों के लिए बहुत सांस्कृतिक महत्व है। यहाँ त्योहारों और अन्य विशेष कार्यक्रमों के दौरान अक्सर इस पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सोशल मीडिया एक्स पर ये 2 तस्वीरें पोस्ट की हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। पीएम ने भारतीय समुदाय के विशाल जनसमूह को भी संबोधित किया। पीएम को त्रिनिदाद और टोबैगो के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जाएगा। त्रिनिदाद और टोबैगो यात्रा पर पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार अभिनंदन। पीएम के स्वागत के लिए वहां की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर अपने मंत्रिमंडल के साथ मौजूद थीं। परंपरागत अंदाज और गर्मजोशी से भरे अभिनंदन के बाद पीएम होटल पहुंचे तो वहां भी भारतीय समुदाय उमड़ पड़ा। भोजपुरी चौताल प्रस्तुति ने इन पलों को और यादगार बना दिया। पीएम ने पोर्ट ऑफ स्पेन में विशाल भारतीय जनसमूह को संबोधित किया। कार्यक्रम में त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री भी शरीक हुईं। ऐलान किया कि उनका देश पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करेगा। पीएम ने इसके लिए आभार जताया। पीएम ने त्रिनिदाद और टोबैगो के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान को सराहा। साथ ही घोषणा की कि वहां रह रही भारतीय समुदाय की छठी पीढ़ी को ओसीआई कार्ड प्रदान किए जाएंगे। I am happy to announce that OCI cards will now be given to the 6th generation of the Indian diaspora in Trinidad
and Tobago. You are not just connected by blood or surname. You are connected by belonging. India looks out to you. India welcomes you. And India embraces you. पीएम ने अर्थव्यवस्था से अंतरिक्ष विज्ञान तक भारत की शानदार प्रगति की चर्चा की। पीएम कमला प्रसाद बिसेसर की बिहार की जड़ों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बिहार की बेटी कहा। बिहार की विरासत भारत के साथ ही दुनिया का भी गौरव है। लोकतंत्र हो, राजनीति हो, कूटनीति हो, हायर एजुकेशन हो, बिहार ने सदियों पहले दुनिया को ऐसे अनेक विषयों में नई दिशा दिखाई थी। पीएम कमला प्रसाद बिसेसर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सराहा। उन्होंने पीएम मोदी को विश्व का सर्वाधिक सम्मानित नेता बताया। Prime Minister Modi, you are a transformational force who has refined governance of India and positioned your country as a prominent and dominant global power. प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम कमला प्रसाद बिसेसर को अयोध्या के भव्य राम मंदिर की प्रतिकृति भेंट की। पीएम ने महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से लिया गया पवित्र जल और अयोध्या की सरयू नदी का जल भी उन्हें भेंट किया। आदित्य श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में भारतीय समुदाय को संबोधित किया, जिससे लोगों में खासा उत्साह देखा गया। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद भारतवंशियों ने इसे एक सपने को साकार होने जैसा बताया। हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले लोगों से उनका अनुभव जाना। ये उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के बाद का है। ये देखिए, भारत के लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं वो थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री से मिले हैं और किस तरीके से उत्साहित है। कैसा लगा प्रधानमंत्री से मिले थे? बहुत एक्साइटेड था। इट वाज सो एक्साइटिंग डे। वी आर वेरी क्लोजली वी वॉच्ड, वी मेट मोदी जी। इट वाज सो मेमोरेबल डे टुडे। Thank you very much. You are very excited. Why? Yes. I feel all my pores raised when he passed next to me. Beautiful. I feel energetic. कैसा लगा प्रधानमंत्री से मिले? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। भारत माता की जय। जय मोदी, हर हर मोदी, गौरव मोदी। आप साड़ी में दिखाई दे रही हैं, भारतीय परिधान में काफी लोग हैं यहाँ पे। I feel really privileged to be part of this event. जय मोदी। कितना बड़ा क्षण आप लोगों के लिए? बहुत लाइक स्पीचलेस है। सो बहुत अच्छा हुआ। उतना नजदीक से देखना बहुत सुंदर लगा और बहुत अच्छा लगा मोदी जी को देख के। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री का यहाँ आना और कितना महत्वपूर्ण, बड़े उत्साह नजर आ रहे हैं आप? ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है एंड ये ऑलमोस्ट एक ड्रीम कम ट्रू है मेरे लिए। तो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। You are very excited. Why? Very excited. Thank you, Modi ji, for gracing us with your splendid presence here in Trinidad today. Thank you again and again. Why you came here? Was very excited to see him for where he came and where he become now Prime Minister of India. That's really tremendous. And the shoes he wore when he was going to school, he had no shoes. And he used to take the chalk and color his shoes to get it white. That impressed me such a great deal. That is humility. Beautiful. क्या excitement आपका? How's your excitement? Very much. Great. Such a great guy, great man come to this country. भारत के लोग हैं जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे तो उनके स्वागत के लिए यहाँ पहुँचे थे और बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सपना था नरेंद्र मोदी जी से मिलने का, जो आज उनका पूरा हो गया है। कैमरामैन मोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, पोर्ट ऑफ स्पेन। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भारतीय समुदाय के लोगों ने जमकर उनकी तारीफ की। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री ने यहां आकर उन्हें गौरवान्वित महसूस कराया है। जिस तरह उन्होंने भारत की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी, इससे उनका सीना चौड़ा हो गया है।
पोर्ट ऑफ स्पेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए तमाम भारत की जड़ों से जुड़े हुए लोग हैं वो पहुंचे, भारतीय पहुंचे और उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संबोधित किया तो काफी उत्साहित नजर आए, गौरवान्वित महसूस करते हुए नजर आए। कुछ लोग हैं हमारे साथ, आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कोई केरल से है, कोई साउथ से है, कोई दिल्ली से है, कोई अलग अलग जगहों से। कितना उत्साह, प्रधानमंत्री की आज बातों में क्या आपको खास बात लगी? ये गर्व फीलिंग वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट अमेजिंग फीलिंग। मैं यहाँ पे 10 साल से हूँ, मेरे को बहुत ही गर्व है यहाँ पे एक बीइंग अ इंडियन सिटीजन इन ट्रिनिडाद। आई एम वेरी प्राउड, वेरी वेरी प्राउड। प्रधानमंत्री ने इतिहास बताया, त्रिनिदाद टोबैगो के कई लोगों के नाम लिए जो जिनकी जड़ें भारत में रही हैं, चाहे वो क्रिकेट के हों, साहित्य के हों, राजनीति के हों, सब नाम लिए और भारत के साथ कनेक्ट को बताया। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को आपको क्या लगता है ये आने वाले समय में और संबंधों को कैसे मजबूत करेगी? मजबूत तो होगा, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। अगर यहाँ पे आए हैं तो बातचीत होगी एंड ऑब्वियसली दे गोना स्ट्रेंथन द टाइज बिटवीन ट्रिनिडाद एंड टोबैगो एंड इंडिया। And for me, it was just a proud moment because I was holding both flags. I live here, but I was born in India. I moved here as a child, so it was a very, very proud moment for me. मैं खुद भावुक हो गया था जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे देश के बारे में बताया और यहाँ हमारे देश के गुणगान किया। जब बताया कि हमारे देश कितना तरक्की कर चुका है, हम चंद्रयान बना रहे हैं या हम चंद्रयान पर भी जा चुके हैं और जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हब है या और भी बातें जो उन्होंने कही, इससे हमारी छाती चौड़ी होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आकर यहाँ हमारा सर गर्व से बहुत ऊंचा कर दिया। खुशी की वजह ये है कि मोदी जी को देख के जो एक इंटरनल आई थिंक जो ऊर्जा है उनमें, मतलब इतना तेज है। बहुत साल पहले मैंने उनको देखा था बहुत दूर से एंड आई सॉ हिम नाउ एंड देयर इज नो चेंज। ही इज सो फुल ऑफ लाइफ और क्या बोले, ऐसा बोले कि बस रोंगटे खड़े हो गए। बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्व हुआ, बहुत ज़्यादा गर्व हुआ। भारत के लोग हैं, भारत के कोने कोने से अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग हैं और आज जब प्रधानमंत्री त्रिनिदाद टोबैगो पहुंचे, पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे, तब से ही उत्साह उनके मन में था। प्रधानमंत्री को सुनने की एक देखा जाए तो इंतज़ार था और वो इंतज़ार भी पूरा हुआ। लेकिन एक बात ज़रूर है, भारत के प्रधानमंत्री जब यहाँ आए, उन्होंने जो बातें की, उन बातों से यहाँ जो भारतीय हैं उनका सीना गर्व से ज़रूर चौड़ा हुआ और आने वाले समय में प्रधानमंत्री का ये भाषण त्रिनिदाद टोबैगो पे याद रखा जाएगा। कैमरामैन मोहित उइके के साथ आदित्य श्रीवास्तव, पोर्ट ऑफ स्पेन। और बुलेटिन में खबरें अभी और भी, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक 12 नंबर पड़ा क्या उधर? कहाँ खोया रहता है भाई, हमेशा मोबाइल में घुसा रहता है। आपकी महबूबा देख रहा हूँ। ये सब क्या है भैया? हाँ क्या बाइक थी यार, पिंच एकदम। हाँ क्यों नहीं होगी भाई, बाइकर बनने का सपना जो था। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। पर अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देगा। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा ताकि मेरे मोंटू के सपनों पे कोई ब्रेक ना लगा सके। सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। त्रिनिदाद और टोबैगो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और अर्जेंटीना के बीच बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करेगी, जिसमें भारत अर्जेंटीना साझेदारी को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। तो आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। 2, 3 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर 4 और 5 जुलाई को अर्जेंटीना में होंगे, जो लैटिन अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
यह 57 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा है, जो इसे ऐतिहासिक बनाती है। प्रधानमंत्री का यहाँ आना अपने में ही एक संवाद है, जो कि बता रहा है कि हमारा रिश्ता अर्जेंटीना से कितना महत्वपूर्ण है। हमारा रिश्ता अर्जेंटीना के साथ मल्टीफेसेटेड है। सभी तरह के कार्यों में हम इनके साथ एक रिश्ता रखते हैं। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। The Prime Minister's visit to Argentina comes at a particularly significant time as Argentina is undertaking major economic reforms, somewhat similar to those India went through in the past. Both leaders will of course discuss subjects of economic and trade interest to further strengthen bilateral relations. 2019 में भारत अर्जेंटीना के रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अर्जेंटीना में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के विशाल भंडार हैं, जो भारत की स्वच्छ ऊर्जा की जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण हैं। अर्जेंटीना दुनिया के लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है। चिली और बोलीविया के साथ भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिशन में अर्जेंटीना एक अहम साझेदार बन रहा है। अर्जेंटीना के पास दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शेल गैस और चौथे सबसे बड़े शेल ऑयल भंडार हैं। भारत की टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ केयर तकनीक अर्जेंटीना के दूरदराज के इलाकों में सस्ते और स्केलेबल मॉडल के जरिए मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने में मदद कर सकती है। रक्षा, अंतरिक्ष, आईटी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की प्रगति अर्जेंटीना के लिए मूल्यवान विशेषज्ञता और अवसर प्रदान करती है। India is a country that has been growing economically so much, especially since you adopted the reforms opening the economy and adopting the rules of the market economy and open economies, and especially in this decade under the leadership of Prime Minister Modi. अर्जेंटीना यात्रा के दौरान पीएम मोदी अर्जेंटीना के राष्ट्रीय नायक जनरल जोस दे सैन मार्टिन को श्रद्धांजलि देंगे। ये कदम भारत के स्वतंत्रता और राष्ट्रीय गौरव जैसे साझा मूल्यों के प्रति सम्मान को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अर्जेंटीना दौरा दोनों देशों के बीच में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। भारत और अर्जेंटीना का फोकस इस बात पर होगा कि कैसे स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार और साथ ही साथ बेहतर सुरक्षा संबंधों को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। ये महज एक द्विपक्षीय दौरा नहीं है, ये इस बात को भी दर्शाता है कि कैसे ग्लोबल साउथ के देश एक साथ आ रहे हैं बेहतर भविष्य बनाने की दिशा के अंदर, और भारत और अर्जेंटीना इसके अंदर एक बेहतर साझेदार हैं। कैमरा पर्सन के राणा के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, अर्जेंटीना। और वहीं अर्जेंटीना में पीएम मोदी की यात्रा को लेकर हमारे संवाददाता अरुण शर्मा ने अर्जेंटीना में भारत के राजदूत अजनीश कुमार से खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन एम्बेसडर डेजिग्नेट टू अर्जेंटीना अजनीश कुमार जी। सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू डीडी न्यूज़ सर। सबसे पहले देखा जाए तो आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा है अर्जेंटीना का, मल्टीलैटरल लेवल पे तो 2018 में पीएम यहाँ पे आए थे, लेकिन कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर 57 साल के बाद में आ रहा है। क्या इंपॉर्टेंस है इस विजिट की अगर आप देखा जाए तो? प्रधानमंत्री का यहाँ आना अपने में ही एक संवाद है, जो कि बता रहा है कि हमारा रिश्ता अर्जेंटीना से कितना महत्वपूर्ण है। सभी तरह के कार्यों में हम इनके साथ एक रिश्ता रखते हैं, चाहे तो वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, कल्चरल एज वेल एज सोशल। तो हमारा इनके साथ एक रिश्ता ऐसा है जो हम यहाँ भी देखते हैं जब हम यूनाइटेड नेशंस मल्टीलैटरल ऑर्गन्स में हो, तो बायलैटरल के अलावा इन सभी मुद्दों पर हमारे दोनों देशों में बहुत फ्रेंडलीनेस है और हम एक बहुत ही प्रोडक्टिव रिलेशनशिप में साथ साथ काम करते हैं। एक तो देखा जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री लेस के लिहाज से कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत और अर्जेंटीना की बात की जाए, भारत ने कई सारे रिफॉर्म्स को अंजाम दे दिया है, अर्जेंटीना रिफॉर्म्स की राह पर अब निकल पड़ा है, तो कैसे कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों भारत और अर्जेंटीना के रिश्ते इस लिहाज से देखा जाए तो? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। अर्जेंटीना में भी बहुत सारे रिफॉर्म हो रहे हैं। अभी जो यहाँ के कार्यरत राष्ट्रपति हैं महामहिम श्री खावियर मिलेई साहब, ये भी बहुत सारे चेंजेस लाने की चेष्टा कर रहे हैं और इनका भी जो एक मानना है कि वो अपने देश में किस तरह अपने लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा कर सके, सबसे ज़्यादा प्रावधानों का
प्रोविशन कर सके। और जैसा हमारे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल में भी हो रहा है, 2 कार्यकाल में तो बहुत कुछ हो चुका है, इस देश में भी ऐसा बहुत कुछ है जो हिंदुस्तान की उदाहरण के रूप में यहाँ भी प्रेषित किया जा सकता है, जैसे हमारा डिजिटल मॉडल। भारत एक तरह से ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन कैपेसिटीज़ को बिल्ड कर रहा है, और अर्जेंटीना जो कहते हैं कि एक जो लिथियम ट्रायंगल है, जो रेयर अर्थ मिनरल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो एक तरह से उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट कहा जा सकता है। तो पीएम मोदी जब अर्जेंटीना के दौरे पर होंगे तो रेयर अर्थ मिनरल के लिहाज से, लिथियम के लिहाज से क्या कुछ एक्सप्लोर होगा दोनों देशों के बीच में? इस क्षेत्र में हम पहले से कार्यक्रम कर रहे हैं, पहले से हम इसमें दोनों देश काफ़ी कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। हमारे देश की एक एजेंसी है जिसका नाम काबिल है। काबिल यहाँ पर पहली बार 2022 में एक MOU के अंतर्गत इस देश में प्रवेश किया। 2024 में उन्हें 5 ब्लॉक्स मिले हैं और उस पर वो लिथियम प्रोस्पेक्ट्स कर रहे हैं। और लिथियम ही क्यों, इस देश के पास और भी अलग खनिज हैं। और मेरा मानना है, जैसा कि जो हमारी पहली जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग में जो इसी साल जनवरी में हुई थी, जैसा उसका अपना एक रूपरेखा तैयार किया गया है, उसके अंतर्गत 2 वर्किंग ग्रुप स्टैब्लिश किए जाएंगे। एंड उसमें हम सिर्फ माइनिंग ही नहीं, हम जॉइंट माइनिंग की भी बातें करें, हम साथ साथ कैसे एक्सप्लोर करें, कैसे उसको चेंज करें, कन्वर्ट करें इनटू मिनरल्स विच कैन बी एक्सपोर्टेड, जिसको हम वापस हिंदुस्तान ले जा सके। तो यस, बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है इस देश के साथ, और हमारा मानना है कि आगे के सालों में हम इस देश के साथ इस दिशा में बहुत ज़्यादा काम कर सकेंगे। शुक्रिया अजीश जी हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर रजनीश कुमार कहते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अर्जेंटीना का दौरा है कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने जा रहा है, चाहे तो व्यापारिक दृष्टि से देखें, रणनीतिक साझेदारी तौर पर देखें, या फिर पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ावा देने की दिशा से। हर तरह के जो एंगल है उस पर निगाहें रहेंगी, और जाहिर सी बात है कि जो द्विपक्षीय संबंध है उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। कैमरा पर्सन विनय कुमार के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज़, अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना में भारतीय खाने की लोकप्रियता बढ़ रही है। भारतीय व्यंजनों की खुशबू अर्जेंटीना के लोगों को खूब भा रही है। तो आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अरुण शर्मा की ये खास रिपोर्ट। भारत का जो खाना है उसके लिए भी लोग तलाश कर रहे हैं अर्जेंटीना के अंदर के कहाँ वो खाना मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से एक डाइवर्सिटी मिलती है भारतीय खाने की, वो शायद कहीं और नहीं मिलती है। हमारे साथ अर्जेंटीना के कुछ लोग भी मौजूद हैं, भारतीय लोग भी मौजूद हैं जो यहाँ इस होटल के अंदर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडेला, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। First of all, which is your favorite food, Indian food primarily, that you like the most? I like this type of rice and curry, I like it. And the way where they mix vegetables, I like it too. And I think that these possibilities, like these restaurants, are very perfect possibilities to meet their culture. And through this restaurant, we can exchange cultures. Do you think the food is also uniting India and Argentina, because people are looking for Indian food as well, because there is great diversity in that? Absolutely. We are loving Indian food. We like spicy. It's a way to mix and to make a fusion between the two nations, and we really enjoy that. भारतीय जो खाना है वो यहाँ के लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, अर्जेंटीना के लोग, और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो भारत के जो मसाले हैं वो कहीं ना कहीं लोगों की पसंद बने हुए हैं। भारतीय मसाले ही हैं जो शायद जो अर्जेंटीना के लोग हैं उनको खींच करके लेकर के आ रहे हैं। क्या रीज़न है कि लोग इतनी बड़ी तादाद में जो अर्जेंटीना के लोग हैं वो भारतीय खाना आते हैं? जैन फूड भी मिलता है, वेजिटेरियन भी है, नॉनवेज भी है। क्या रीज़न है कि लोग खींचे चले आते हैं? इंडियन फूड इज़ फेमस फूड है पहले तो, और इंडियन फूड के बारे में ये लोग जानते हैं क्योंकि एरोमेटिक फूड है, और ये लोग टेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि जब से हम यहाँ पे आए हैं तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने इंडियन फूड को, इंडियन कल्चर को, और इन लोगों को काफ़ी पसंद आता है इंडियन फूड। यहाँ पे कई लोग बता रहे हैं कि इंडियन कल्चर को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, और शायद इसी वजह से खाने की भी तलाश करते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस है इंडियन कल्चर में। तो आपने इस बात को महसूस किया है? हाँ जी, बिल्कुल महसूस किया है। और ये लोग जैसे हमारा इंडिया का छोला भटूरा है, स्पेशली चना है,
और नॉन वेजिटेरियन है, वेज हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं अर्जेंटीना इंडियन खाना खा के। साफ तौर पर अर्जेंटीना के अंदर भारतीय जो व्यंजन है, भारतीय जो खाना है, और उसकी काफ़ी ज़्यादा मांग है। कई सारे रेस्टोरेंट हैं जो कि भारतीय व्यंजन परोसते हैं, और यहाँ अर्जेंटीना वासियों के लिए भी जो भारतीय व्यंजन है कहीं ना कहीं वीकेंड्स पर पहली पसंद बनते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो खाना है, व्यंजन है, भारतीय फूड जिसे हम कहते हैं, वो भारत और अर्जेंटीना को जोड़ने का काम कर रहा है, नज़दीक लाने का काम कर रहा है। कैमरा पर्सन के राणा के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज़, अर्जेंटीना। और समाचार में खबरें भी और भी, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में कल घाना में थे, जहां उन्हें सर्वोच्च सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति जॉन महामा ने उन्हें ये सम्मान प्रदान किया। पीएम मोदी ने सम्मान के लिए घाना के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया और इसे अत्यंत गर्व का विषय बताया। पीएम मोदी को इससे पहले भी विदेशी दौरों के दौरान वहां के राष्ट्राध्यक्षों ने उन्हें अपने राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया है। घाना दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के राष्ट्रीय अवार्ड द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी को दिया गया ये सम्मान 30 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की घाना यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा करने वाला रहा। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान मैं हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके उज्जवल भविष्य को, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को और भारत घाना के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित करता हूं। इससे पहले पिछले महीने ही साइप्रस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिट्स ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया। ये साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है। इससे पहले अप्रैल के महीने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान उन्हें वहां के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान प्रदान किया था। किसी विदेशी नेता को दिया जाने वाला श्रीलंका का ये सर्वोच्च सम्मान था। प्रधानमंत्री को अब तक विदेशों में 24 शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। अलग अलग देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर ग्लोबल लीडर के तौर पर पीएम मोदी की भूमिका को सम्मानित करते रहे हैं। पिछले साल जुलाई में पीएम को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया। पीएम मोदी द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं। नवंबर 2024 में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद ने पीएम मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर प्रदान किया। प्रशस्ति पत्र में कहा गया कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। उसी माह गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने पीएम को देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। ये अवार्ड विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा और वैश्विक समुदाय के लिए असाधारण सेवा के लिए दिया गया। उसी दिन पीएम को डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने अपने देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार सौंपा। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर कोविड-19 महामारी के दौरान मदद और रिश्तों की मजबूती में योगदान के लिए दिया गया। दिसंबर 2024 में कुवैत ने पीएम मोदी को अपना सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। कुवैत के अमीर मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने पीएम को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। बारबाडोस ने पीएम को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया।
वहां की राष्ट्रपति ने ये पुरस्कार प्रदान किया, जिसे पीएम की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गोरिटा ने प्राप्त किया। इसी वर्ष 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में पीएम को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने पीएम को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन। और इस वक्त डुरंड कप टूर्नामेंट के शुभारंभ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ट्रॉफी टूर की शुरुआत कर रही हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं कार्यक्रम में। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल AP सिंह, विभिन्न फुटबॉल टीम्स के प्रतिनिधिगण, गणमान्य अतिथिगण, खिलाड़ियों, सशस्त्र बलों के सदस्यों, देवियों और स्वजनों, डुरंड कप की ट्रॉफीज के अनावरण और फ्लैगिंग ऑफ सेरेमनी की वर्ष पुरानी परंपरा से जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप सब खेल प्रेमियों, विशेषकर फुटबॉल वर्ष की बीच आकर मुझे विशेष प्रसन्नता हो रही है। डुरंड कप भारत में फुटबॉल की परंपरा का एक प्रतीक है। मुझे अवगत कराया गया है कि डुरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। अनेक उत्कृष्ट फुटबॉल टीम में इस टूर्नामेंट का भाग लिए हैं। इस बार डुरंड कप पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में आयोजित किया जा रहा है। भारत के इन क्षेत्रों में फुटबॉल अत्यंत लोकप्रिय है। पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में फुटबॉल न केवल एक खेल है बल्कि लोगों की सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा है। ये इन क्षेत्रों की जनजाति और स्थानीय संस्कृतियों से गहराई से रचा बसा है, जो इसे केवल एक खेल नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा बनाता है। जैसे कि हम जानते हैं, प्रतिभागियों का महत्व बहुत व्यापक होता है। ये खेल अनुशासन, संकल्प और टीम भावना को बढ़ावा देते हैं। खेलों में लोगों, क्षेत्रों और देशों को जोड़ने की अनोखी शक्ति होती है। भारत में खेल राष्ट्रीय एकीकरण का एक शक्तिशाली साधन रहे हैं। जब ओलंपिक में या किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में तिरंगा लहराता है तो सभी देशवासी रोमांचित हो जाते हैं। देवियों स्वजनों, फुटबॉल की लाखों लोगों के दिलों में विशेष जगह है। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, एक पैशन है। फुटबॉल का खेल रणनीति, सहन शक्ति और एक साझा लक्ष्यों की जोर मिलकर काम करने वाले एक खेल है। डुरंड कप जैसे आयोजन न केवल खेल की भावना को प्रोत्साहित करते हैं बल्कि फुटबॉल प्लेयर्स की अगली पीढ़ी को भी तैयार करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मंच देते हैं। मैं सशस्त्र बलों की भूमिका की सराहना करती हूँ, जिन्होंने इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की भावना को जीवित रखा है और उसे बढ़ाने में दिशा देते हैं। मैं डुरंड कप की आयोजकों और प्रतिभागियों को अपनी शुभकामनाएं देती हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो डुरंड कप टूर्नामेंट के शुभारंभ अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक भवन से, जो कि साफ तौर पर कह रही थी कि डुरंड कप भारत में फुटबॉल का प्रतीक है और साथ ही साथ ये खेल अनुशासन को भी बढ़ावा देते हैं। और आइए अब खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह आज पुणे दौरे पर हैं। गृह मंत्री सबसे पहले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जाएंगे, जहाँ वो कैडेट से बातचीत करेंगे। यहाँ वो थोरले बाजीराव पेशे की एक भव्य मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। पेशवा बाजीराव प्रथम का नाम श्रीमंत पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट था और वो 1720 से 1740 तक मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति शाहूजी महाराज के पेशवा रहे। बाजीराव प्रथम को सभी 9 महान पेशवाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। गृह मंत्री इसके बाद श्रीपूना गुजराती बंधु समाज द्वारा कोंढवा बुद्रुक में बनाए जयराज स्पोर्ट्स और कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री वड़ाचीवाड़ी रोड स्थित PHRC लाइफ स्पेस परिसर में बनाए जाने वाले हेल्थ सिटी का भूमि पूजन करेंगे।
जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन है। आज सुबह पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से श्रद्धालुओं का एक जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। अमरनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश के कई हिस्सों से लोग आए हैं। श्री अमरनाथ जी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। 38 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा का समापन 9 अगस्त को सावन पूर्णिमा के दिन होगा। कश्मीर जोन के आईजीपी विधि कुमार बिरदी ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा के लिए काफी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। काफी सुगमता से, सरलता से और सुरक्षा के साथ अमरनाथ यात्रा हो रही है। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा श्रीनगर में मोहर्रम पर्व के लिए की गई व्यवस्थाओं पर आईजीपी कश्मीर जोन विधि कुमार बिरदी ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल अधिकारियों द्वारा यहां पर सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि यहां आने वाले अज़ादारों को कोई समस्या ना हो। सिविल इंतजामिया ने काफ़ी सिक्योरिटी रिलेटेड इंतजाम किए गए हैं और ताकि यहाँ पे आने वाले अज़ादारों को कोई दिक्कत ना हो, तो इस कारण वो काफ़ी पुख्ता और वसी इंतजाम हैं। इसके अलावा चूंकि यहाँ पे मेन उस पे एरिया में प्रोसेशन चल रहा है, तो इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जो ट्रैफिक विंग ने है बाकी ट्रैफिक एडवाइजरीज भी दी हैं ताकि शहर में जो गाड़ियों के अबूर मरूर में कोई दिक्कत ना आए। पुडुचेरी के जिला अधिकारी ने राज्य में टीबी उन्मूलन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। साथ ही उन्होंने बताया कि पुडुचेरी में टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी की शुरुआत हो गई है। I would like to emphasize the success story of TB elimination in Puducherry, UT of Puducherry. The first major factor I consider is the well-equipped infrastructure what we are having in UT of Puducherry. Because in UT of Puducherry we are having 7 TB units, 28 diagnostic center and 1 intermediate reference lab. So this lab has been nominated as India's best IRL lab in last year. So we are having here molecular testing facilities, gene sequencing facilities. So we are having one of the world-class testing facilities. Door-to-door active case finding. So we identified the vulnerable population. We are able to screen all the vulnerable population in UT of Puducherry with the help of all the stakeholders like government doctors, private medical college, other volunteers. We are using all this help and we are diagnosing all the vulnerable population. इधर कोविड-19 के बाद अचानक हार्ट अटैक से हो रही मौतों को लेकर एम्स के चिकित्सकों ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के व्यापक अध्ययनों ने साफ कर दिया है कि कोविड-19 टीकों और अचानक होने वाली मौतों के बीच कोई संबंध नहीं है। इन अध्ययनों में जीवन शैली और पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं को अचानक मौतों का प्रमुख कारण बताया गया है। स्टडी में यह भी पाया गया है कि इस आयु वर्ग में दिल का दौरा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन अचानक मौत का सबसे बड़ा कारण है। The sudden arrest which occurs in younger persons, they have often different causes as compared to sudden arrest which occur in the older persons. So in younger persons, there are two kind of diseases or disease group we should be aware of. One are the rhythm problems. Now, rhythm problem, the heart structurally is all right, but they have some rhythm problem. Microscopically, the cells have got problem in their channels, and that sometimes leads to irregular heartbeat, and that irregular heartbeat leads to cardiac arrest and the person can suddenly die. So that is a very well known thing. This include like Brugada syndrome, QT prolongation, other channelopathies, so those things are there. So then are another important group where there is a structural heart disease in younger persons, and that is called hypertrophic cardiomyopathy. So there the muscle of the heart become thickened, and the person otherwise may be all right, but again the heart is prone to go into different rhythm problems. इस बारे में और भी जानकारी के साथ कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। कोविड-19 वैक्सीनेशन और अचानक हार्ट अटैक से हो रही मौतों के बीच क्या है सच्चाई, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय राय। सर क्या है सच्चाई और क्या कहती है स्टडी? जब कोविड वैक्सीन शुरू किया गया था 16 जनवरी को, उस समय पूरा पॉपुलेशन हमारा जो है इम्यूनिटी नहीं थी, ससेप्टिबल पॉपुलेशन इसको बोलते हैं, पूरा पॉपुलेशन ससेप्टिबल था।
उस पॉपुलेशन में कितना फ़ायदा होगा वैक्सीन का और कितना उससे नुकसान हो सकता है। ये अगर देखा जाए तो फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा था। जब वैक्सीनेशन शुरू किया गया क्लिनिकल ट्रायल में कोई नुकसान नहीं हुआ था। वो लॉन्ग टर्म फॉलोअप के बाद ही ये पता चला कि इससे नुकसान हो सकता है, बट वो नुकसान बहुत ही कम है, न के बराबर है। अगर आप देखें तो उस समय हर 10 लाख में करीब 15,000 लोगों की डेथ हो रही थी, 1.5% की डेथ हो रही थी। वैक्सीन से हम करीब 13 से 14,000 डेथ 8 to 9% कम कर ले रहे थे उसमें से। तो अगर वैक्सीन नहीं देते तो ये सारे डेथ होती रहती। तो कुछ लोगों को अगर सीरियस साइड इफेक्ट्स हो भी रहते, एक तो पहले उस समय आइडिया नहीं था कि हो सकते हैं क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल में नहीं आए थे, और क्लिनिकल ट्रायल के एविडेंस पे बेसिस पे ही कोई भी निर्णय लिया जाता है, तो भी रिस्क जो है बहुत ही लो था। तो किसी भी इंटरवेंशन जब करते हैं वैक्सीन ड्रग के लिए ये हो सकता है, बट हमेशा रिस्क एंड बेनिफिट को देखना चाहिए। रिस्क जो है बहुत ही कम था वैक्सीन देने से एडल्ट पॉपुलेशन में, बच्चों में ये नहीं था, इसलिए बच्चों को जो है इस कंट्री में वैक्सीन नहीं दिया गया, क्योंकि बच्चों में कोविड से रिस्क नहीं था। यहाँ 15,000 नहीं मर रहे थे, यहाँ डेटा जो है हर 10 लाख में करीब 2 के आसपास बच्चों की डेथ हो रही थी। यहाँ वैक्सीन देने से डेथ थोड़ी बढ़ सकती थी वैक्सीन एसोसिएटेड, इसलिए यहाँ नहीं दिया गया। लेकिन लगातार जो देख रहे हैं अचानक युवाओं की हार्ट अटैक से मौत हो रही है, उसकी वजह क्या है? देखिए हाँ, यह कंसर्न है सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए कंसर्न है, हमारे और आपके लिए भी उतना ही कंसर्न है। लेकिन यंग में पहले भी डेथ होती थी। अगर दुनिया का डेटा आप देख लें तो 18 से 45 साल के बीच में जो भी डेथ हो रही हैं, पहले भी डेथ हो रही थी। करीब हर 10 लाख में 5 से 50 के आसपास जो पूरी दुनिया का डेटा है लोगों की डेथ हो रही थी। तो अभी भी डेथ हो रही है। एक तो वो कारण हो सकता है जो पहले भी हो रही थी, कुछ कारण अभी कोविड है, कोविड भी जो है वह डेथ बढ़ाता है, हमेशा क्लॉटिंग ये सब करता है, कार्डियक इन्फ्लेमेशन कर देता है, उससे भी डेथ कोविड हो सकता है। पॉल्यूशन का लेवल है वह हो सकता है। सो एक तो बैकग्राउंड है, अगर वैक्सीन करें उसके भी रिमोट चांसेस हैं, रेयर चांसेस हैं कि वो भी हो सकता है, बट उसके लिए अभी और स्टडी करने की ज़रूरत है, एविडेंस और जरूर करने की। तो कुछ भी हो सकता है इंक्लूडिंग वैक्सीन। संक्षेप में जानना चाहेंगे फिलहाल ये स्टडी रिपोर्ट क्या कह रही है? इनकी अगर मैं बात करूँ स्टडी का कंक्लूजन, तो ये कंक्लूजन लिखा हुआ है कि इसका कोई सीधा संबंध जो है कोविड वैक्सीन से इन कार्डियक डेथ की नहीं है, जो ये स्टडी कहती है। तो कहीं ना कहीं जो ICMR की स्टडी है वो कह रही है कि कोविड वैक्सीनेशन का इससे कोई संबंध नहीं है, जो अचानक हार्ट अटैक से मौतें हो रही हैं। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 3 आपराधिक कानून में बदलाव के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली के भारत मंडपम में एक डेमो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। क्या कुछ है इस डेमो में खास, इसका जायजा लिया है हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने, और स्पेशल CP दिल्ली पुलिस DC श्रीवास्तव से इस पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश भी की है। न्याय की इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम बातचीत कर रहे हैं स्पेशल CP DC श्रीवास्तव से, जो बताएंगे कि बोझिल कानून से निजात दिलाने में ये नया कानून कितना प्रभावी है और गरीबों को कितना त्वरित न्याय मिल रहा है। तो जो यहाँ डेमो दिखाया गया है शांति, सेवा, न्याय, और दिल्ली पुलिस ने जो डिस्प्ले किया है, तो किस तरीके से फ़ोन कॉल्स आने के बाद अगर घटनास्थल पर पहुँचते हैं, फॉरेंसिक जाँच और फिर AFSL की टीम आ रही है, अब डिस्प्ले करके दिखा रहे हैं, उसको अगर आसान शब्दों में हम समझाना चाहें तो कैसे आप समझाएं? 1 जुलाई को ये प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय गृह मंत्री साहब ने किया था, और तब से ये आप जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पे जनता के लोग भी आ रहे हैं और बाकी पुलिसकर्मी, वकील भी आ रहे हैं।
तो यहाँ पे हमने अपने पुलिसकर्मियों के साथ और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कलाकारों के साथ एक सीन रिक्रिएट किया है कि कैसे एक जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे संदिग्ध एक मौत होती है, जहर का केस होता है, और कैसे जो वहाँ का रेस्टोरेंट मैनेजर होता है वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है और उसके बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ पहुँचती है, सारे मौके का मुआयना करती है, सारे वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा किए जाते हैं। उसके बाद किस तरह से हॉस्पिटल का रोल आता है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए या बॉडी की जांच के लिए, और उसके बाद फॉरेंसिक का रोल आता है कि किस तरह जो एग्जिबिट मौके से उठाए गए थे उनका फॉरेंसिक एग्जिबिट प्रक्रियाओं को डिजिटलाइज भी किया गया है, जिससे पुलिस को भी आसानी होती हुई दिखाई पड़ी। जी, पूरी तरह से तकनीक का समावेश तो डिजिटलीकरण जो किया गया है, तो इसमें चाहे पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो उसको मेडलीपार से मिलेगी, चाहे फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो ई फॉरेंसिक 2.0 से मिल रही है, जो प्रोसिक्यूशन की स्क्रूटनी होती है वो ऑब्जेक्ट स्टोरेज के माध्यम से हो रही है, जो चार्जशीट या एफआईआर जो कोर्ट में जाती हैं वो ई साइंस के माध्यम से थानों से CCTNS से जा रही है। तो जो पूरी प्रक्रिया है उसमें आप काफ़ी देखेंगे कि जो हम लोग जो डिजिटाइजेशन होता है उसका बहुत अच्छा समावेश किया गया। दिल्ली पुलिस के सेंटर, अस्पताल, जो फॉरेंसिक लैब, जिला और सत्र न्यायालय में कार्रवाइयों और फिर आखिर में आपराधिक जो प्रवृत्ति में लीन लोग हैं उनको तिहाड़ जेल तक की यात्रा कराने में दिल्ली पुलिस की जो भूमिका है उसको बखूबी दिखाने की कोशिश की गई है। और इस कानून में बदलाव के जरिए कैसे आम लोगों को त्वरित न्याय मिल रही है। पहले बोझिल कानून थे जिसकी वजह से न्यायिक प्रक्रिया में बहुत देरी होती थी, लेकिन कोर्ट में जो हमने प्रक्रिया देखी कि कहा गया कि 45 दिन के अंदर फैसला जो है वो सुनाया जाना है और गरीब लोगों को न्याय जो है वो उन्हें पहुंचाया जाना है। कैमरामैन केशव के साथ दिल्ली के भारत मंडपम से मैं राजेश राज, DD न्यूज़ के लिए। और ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी एक्सपो 2025 का आयोजन 3 से 5 जुलाई 2025 को भारत मंडपम में किया जा रहा है। ब्रॉडकास्ट और मीडिया प्रौद्योगिकी पर आधारित 29वें अंतर्राष्ट्रीय BS सम्मेलन में देश दुनिया की तकनीक और उद्योग से जुड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में प्रसार भारती के चेयरमैन, CEO, महानिदेशक समेत ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी से जुड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया। गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मनोज चौधरी ने भी सम्मेलन में शिरकत कर वर्तमान दौर में तकनीक के महत्व को समझाया। तो आइए देखते हैं धीरज कुमार की ये खास रिपोर्ट। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी एक्सपो 2025 के 29वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रसार भारती के चेयरमैन, CEO, दूरदर्शन के महानिदेशक समेत ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग से जुड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया। 3 से 5 जुलाई तक चलने वाली 3 दिवसीय प्रदर्शनी नवाचार और तकनीक की बानगी है, जो प्रसारण या कहें कि मीडिया उद्योग के क्षेत्र में मेक इन इंडिया की झलक है। प्रदर्शनी का मुआयना करते हुए प्रसार भारती के चेयरमैन ने कहा कि BES प्रदर्शनी कंटेंट क्रिएशन, AI तकनीक और नवाचार पर आधारित है। कंटेंट क्रिएशन में कैसे देश दुनिया का लीडर बन सकता है और जो यंग क्रिएटर्स हैं, इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स हैं, उनको हम कैसे जोड़ सकते हैं, उस पर चर्चा होगी। AI पर चर्चा होगी कि AI का कैसे हम बेहतर इस्तेमाल करके ब्रॉडकास्टिंग को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। और तीसरा जो है वो लेटेस्ट ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजीज़ पे। एज प्रसार भारती हमारा ये कर्तव्य है कि हम देश के हर नागरिक को समय पे सही जानकारी उपलब्ध कराएं, उनका ज्ञान बढ़ाएं, उनको सूचित करते रहें। प्रसार भारती के CEO ने कहा कि AI तकनीक की ढेरों खूबियों के बीच लोक प्रसारक के लिए कई चुनौतियां भी हैं। यहाँ तकनीक के साथ समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति तक सूचना को पहुँचाना है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, फॉर द गुड ऑफ ऑल, फॉर द हैप्पीनेस ऑफ ऑल, एंड सत्यम शिवम सुंदरम, द वन beautiful eternal truth. So therefore, to carry on in the spirit of these mottos that we have been born with, we need to figure out how best to deal with these challenges of today's technology. It has its benefits, it also has its dangers. ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग ने नए दौर में प्रसारण के क्षेत्र में कई नवाचार किए हैं। इन नवाचारों ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई उड़ान दी है। मेक इन इंडिया ये फोकस इस कॉन्फ्रेंस का, और बहुत सारे एग्जिबिटर्स जो यहाँ पर मौजूद हैं वो सभी इस प्रयास में लगे हुए हैं कि कंपोनेंट्स अधिकतर या तो नॉट डाउन कंडीशन में ले आएँ और यहाँ असेंबल करें,
और सब्सिक्वेंट फेजेस में उसको यहाँ पर बनाने की कोशिश करें। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी का ये एक्सपो विभिन्न पहलू कवर करता है, कंटेंट जनरेशन, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, रेगुलेशन, AVGC, सारे ही जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। ये AI तकनीक की नज़ीर है जो प्रदर्शनी में लगी है। ये नए भारत का नवाचार है जो भारत को वैश्विक पहचान दे रहा है। मीडिया के नवीनतम रुझानों, नए नवाचार के अलावा AI तकनीक के इस्तेमाल पर चर्चा हुई और जो सबसे प्रमुख चर्चा हुई कि इस क्षेत्र में कैसे भारत आत्मनिर्भर बने, उस पर भी विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। और आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। अरावली पर्वतमाला को डिग्रेडेशन से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके अंतर्गत गुजरात के पोरबंदर से लेकर पानीपत तक 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी ग्रीन वॉल बनाई जाएगी। इनमें राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली के 29 जिले शामिल हैं। इन 29 जिलों में सर्वाधिक 19 जिले राजस्थान के हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अरावली ग्रीन वॉल। राजस्थान के 19 जिलों से गुजरेगी अरावली ग्रीन वॉल। 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी है अरावली ग्रीन वॉल। अरावली ग्रीन वॉल से खुलेंगे रोजगार के नए द्वार। अरावली पर्वतमाला में सबसे ज्यादा डिग्रेडेशन उदयपुर में हुआ। अरावली विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ी में से एक। केंद्र सरकार ने अरावली पर्वतमाला को डिग्रेडेशन से बचाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके अंतर्गत गुजरात के पोरबंदर से लेकर पानीपत तक 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी ग्रीन वॉल बनाई जाएगी। इसमें राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली के 29 जिले शामिल हैं। इस अरावली ग्रीन वॉल कॉरिडोर में सर्वाधिक 19 जिले राजस्थान के शामिल होंगे। रिपोर्ट के अनुसार अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक डिग्रेडेशन भी उदयपुर जिले में ही हुआ है। ग्रीन अरावली वॉल बनाएंगे। अरावली का क्षेत्र जो है ये 4 राज्यों में है, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। अरावली क्षेत्र में चारों राज्यों के 29 जिले आते हैं। इन 29 जिलों में अब हम नर्सरी बनाने का काम कर रहे हैं। जोधपुर में हमारा जो अफ्रीका जो सेंटर है और लूनावास करके जगह है, तो हम ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत की 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को पुनर्जीवित किया जाए और उत्तम जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। प्रोजेक्ट के तहत अरावली के ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के तहत वन्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए नए बीज भी तैयार किए जाएंगे, जिससे पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में मदद मिलेगी। अरावली ग्रीन वॉल जो परियोजना है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है अरावली जो पर्वतमाला है उसमें इसकी जो जैव विविधता है उसका संरक्षण किया जाना। अरावली में इलीगल माइनिंग भी होता था, उसको अपने को क्लोज करना है। उनको जो इलीगल माइनिंग के पुराने पिट्स हैं उनको अपने को रिक्लेमेशन भी करना है, उसमें वृक्षारोपण भी किया जाएगा। तो बहुत सारी इसको संरक्षण की योजनाएं हैं। ये जब होगा, अरावली संरक्षित होगी, तो हमारा पूरा जो जलवायु परिवर्तन है उसमें भी हमें मदद मिलेगी। अरावली विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ी में से एक है। करीब 700 किलोमीटर फैले इस पहाड़ी को सेंट्रल इंडिया का फेफड़ा भी कहा जाता है, लेकिन अवैध अतिक्रमण, अवैध खनन, पेड़ों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से अरावली को नुकसान हो रहा था। निश्चित रूप से जो हमारा उत्तरोत्तर जो थार का रेगिस्तान जो बढ़ रहा था, उसको रोकने की दिशा में एक तो बहुत बड़ा काम होगा। इससे हमारा अलवर को विशेष रूप से इसलिए फायदा है क्योंकि अलवर जो है बिल्कुल अरावली की गोद में बसा हुआ है और अरावली की ही हमारी लाइफ लाइन है। इस लाइफ लाइन को प्रोजेक्ट होने से इससे क्या है, तो सारे हमारे जो वाटर बॉडीज का दोबारा से रिचार्जिंग बढ़ेगा। जो रेगिस्तान है इसको आगे बढ़ने से रोक रही है, तो इसलिए आज इसकी तरह की जो ये योजना है इसकी महत्वता और बढ़ जाती है, जिससे रेगिस्तान आगे और नहीं बढ़ेगा। और ये जो एक कॉरिडोर अगर ये जो बन जाएगा, इससे जो जंगली जानवर हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में सक्षम होंगे। अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने पहले चरण में 16,053 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। पहले चरण में 75 जलाशयों का सुधार भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।